पिछला क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे इतिहास को जानने का स्रोत, जिसमें इतिहास के जानने का स्रोत में हम लोग सबसे पहला टॉपिक उठाया था बाबू, उसका नाम क्या था? साहित्यिक स्रोत। ध्यान से सुनना है। साहित्यिक स्रोत में आपको दो तरह के स्रोत लिखवाए थे। एक का नाम बताए थे बाबू आपका धार्मिक साहित्य। धार्मिक साहित्य में ये बताया गया था कि जिससे धार्मिक चीजों का ज्ञान होता हो, धार्मिक की जानकारी मिलता हो, उसको हम लोग क्या कर दिए थे। और हिंदू धर्म साहित्य अलग था, बताया, उसका नाम बताया वेद था, पुराण था, महाकाव्य था। उसके बाद फिर बौद्ध के लिए बताए थे, जैन के लिए बताए थे, इस्लाम के लिए कुरान है। दूसरा जो हम लोग को पढ़ना है उसका नाम क्या है बाबू? लौकिक। लौकिक, देखो पीछे से नहीं बोलना है, जहां पे अलाउ करेंगे वहां बोलना है। देखो, धार्मिक चीजों को छोड़ करके बाकी राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, इस सब के बारे में अगर नॉलेज मिलेगा तो उस तरह के साहित्य को हम लोग क्या कर देंगे बाबू? लौकिक साहित्य। और इसको भी वर्गीकृत किया गया है। जैसे पहला है ऐतिहासिक साहित्य। ऐतिहासिक साहित्य, ऐतिहासिक साहित्य उस साहित्य को कहते हैं बाबू जिसका रचना इतिहास को लिखने के लिए ही किया गया हो। उस तरह के साहित्य को क्या कहते हैं हम लोग? ऐतिहासिक साहित्य कहते हैं। मतलब कोई इतिहास लिखा रहा है, उसका उद्देश्य है कि इतिहास को लिखो, कौन कौन से घटना हो रहा है। जैसे एक है ऐतिहासिक साहित्य में एक एग्जाम्पल है, नाम सुने होंगे, राज तरंगनी। राज तरंगनी एक बाबू साहित्य है जिसकी रचना किए हैं कल्हन। कल्हन नामक इतिहासकार इसकी रचना की है। इसमें कश्मीर के बारे में जानकारी है। किसके बारे में जानकारी है? कश्मीर के बारे में जानकारी है। अब सुनो ध्यान से, आपसे ऑब्जेक्टिव सीधा पूछेगा कि राज तरंगनी की रचना कौन किया? तो कौन किया है? कल्हन। राज तरंगनी से कहाँ के इतिहास के बारे में जानकारी मिलता? तो कहाँ के बारे में मिलता है? कश्मीर के बारे में। तो यह जो राज तरंगनी जो साहित्य है बाबू, वह किस प्रकार के साहित्य है? ऐतिहासिक। इसको लिखा गया था, जैसे देखो पहले के राजा महाराजा फंड करता था, आम जनता, आम आदमी साहित्य उतना ही लिखता था, उतना पैसा नहीं है। तो राजा का जब राज्य होता था, बड़ा बड़ा क्षेत्र होता था, तो उसका एक विभाग होता था जिसका यही काम था कि जो गतिविधि हो रहा है, जो समय बीत रहा है, इसको आपको डेटी वाइज उसको अंकित करना है। तो उसको कहते हैं हम लोग कौन सा साहित्य? ऐतिहासिक साहित्य। दूसरा होगा बाबू जिसका नाम होगा अर्ध अर्ध ऐतिहासिक साहित्य। इसका उद्देश्य कुछ और होगा, लेकिन उससे भी हमको इतिहास के बारे में जानकारी मिलेगा। तो उस प्रकार के साहित्य को हम लोग क्या कहेंगे? अर्ध ऐतिहासिक साहित्य। जैसे गार्गी संहिता या गार्गी संहिता हो गया, या तो इसको कहते हैं गार्गी साहित्य। इसका मूल विषय है ज्योतिष। ज्योतिष समझते हैं वही झाड़ फूक। जो गार्गी संहिता है, इसका जो मूल विषय है वो ज्योतिष शास्त्र है। ज्योतिष के बारे में इसमें बताया गया है। लेकिन इस बुक को जब पढ़िएगा तो भारत में जो यूनानी आक्रमण किए हैं इसके बारे में आपको जानकारी मिलेगा। तो इस तरह के साहित्य को हम लोग अर्ध ऐतिहासिक साहित्य कहते हैं। मतलब जिसका उद्देश्य कुछ और हो, लेकिन आपको वर्तमान समय में इतिहास के सोर्स, इतिहास के बारे में जानने के लिए वो किताबें जो है आपको अलाउ करता हो, उसमें लिखा गया हो, तो उस तरह के साहित्य को हम लोग क्या बोलेंगे? अर्ध ऐतिहासिक साहित्य। और तीसरा जो इसका वर्गीकरण होता है जीवन चरित्र। जीवन चरित्र, जैसे किसी राजा के बारे में, कब जन्म हुआ, उसके शासनकाल कैसा चला, कौन बाहर से आया, कौन गया, किसान कैसा था, धार्मिक जीवन कैसा था, सामाजिक कैसा था, राजा कैसा था, प्रजा कैसा था, इसके बारे में अगर स्टडी करना है तो उसको हम लोग कहते हैं जीवन चरित्र। इसका भी एक एग्जाम्पल समझ लीजिए। एक दरबारी कवि हुए जिनका नाम था बाणभट्ट। कल भी इसके हम चर्चा किए थे। एक बुक लिखे जिसका नाम था हर्ष चरित्र।
हर्ष चरित्र। इसमें किसके बारे में व्याख्या किया गया है? तो हर्ष वर्धन जो शासक अर्थात जो राजा है उसकी चर्चा किया गया। तो एक तरह से ऑटोबायोग्राफी है। बाण्यभट्ट हर्षवर्धन के दरबारी कवि हैं और इन्होंने जो पुस्तक लिखा जिसका नाम था हर्षचरित, जिसमें इस राजा के हर एक्टिविटी को लिखने का प्रयास किया। तो ये जो आप देख रहे हैं सोर्स, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? जीवन चरित्र। क्योंकि आपको हर्षवर्धन के बारे में पढ़ना है, हर्षवर्धन से क्वेश्चन आता है, तो आज जो आपके पास जो हर्षवर्धन के बारे में जानकारी है उसका मेन सोर्स कुछ ना कुछ होगा ना। तो उसका जो दरबारी कवि था उसी का बुक मिला, उसी को हम लोग पढ़ते हैं। तो अभी तक हम बताएं लौकिक में कि इसको से सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, ये सब धार्मिक को छोड़ करके अन्य क्रियाकलाप के बारे में अगर आपको पता चल रहा है बाबू, तो उस तरह के साहित्य को हम लोग कौन सा साहित्य कहते हैं? लौकिक साहित्य कहते हैं। और लौकिक साहित्य में तीन तरह के साहित्य देखे। एक का नाम क्या था? ऐतिहासिक, जिसकी रचना ही इतिहास को लिखने के लिए किया गया हो, उस उद्देश्य सिंपल हो कि तुमको इतिहास को लिखना है क्रमवार तरीका से, तो उसको ऐतिहासिक बोलेंगे, जैसे कश्मीर का इतिहास। और दूसरा अर्थ इतिहास, जिसका मूल विषय कुछ और हो लेकिन उससे भी बाय द वे उसमें यूनान के जो अटैकर थे उनके बारे में गार्गी संहिता में जो है चर्चा कर दिया गया है। तो आज हमको जानने में हेल्प मिल रहा है। उसके बाद फिर जीवन चरित्र, बहुत से ऐसा आप आगे मिलेगा। चंद्रगुप्त मौर्य के भी बारे में भी लिखा गया है, उसका भी दरबारी कवि लिखा करता था। उसी प्रकार से हर्षवर्धन के जो दरबारी कवि थे बाणभट्ट, ये भी लिखे। तो ये सब आपके पास सोर्स है, रिसोर्स है। तो पहला सेगमेंट आपका हो गया कंप्लीट, जिसमें लोग क्या पढ़ रहे थे? साहित्यिक स्रोत। तो कल जहां तक पढ़े थे उससे आगे लिखिए। लौकिक साहित्य हेडिंग लगा लिए थे? सेकंड लिखिए लौकिक साहित्य। डैश करो थोड़ा उसमें। वैसा साहित्य जिससे सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, गतिविधियों का उल्लेख किया गया हो। वैसा साहित्य जिसमें लिखे थे ना, सॉरी उसमें जिसमें कर दो, जिसमें सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक गतिविधियों का उल्लेख किया गया हो। उल्लेख किया गया हो, फुल स्टॉप। इसमें एबीसी कर दिया, तो जैसा आपको मन हो वैसा पॉइंट बना लिए। जैसे लौकिक साहित्य हम लोग डिफाइन कर रहे हैं, फिर से इसका बंटवारा करें। पहला लिखिए ऐतिहासिक साहित्य। एक लाइन इसमें लिख दीजिएगा, ऐतिहासिक साहित्य, डैश करके लिखने इसमें, जिसका उद्देश्य, ऐतिहासिक साहित्य जिसका उद्देश्य इतिहास को लिखना हो, इतिहास को लिखना हो गया। एग्जाम्पल डाल दीजिए, जैसे जैसे कलहन द्वारा, जैसे कलहन द्वारा रचित, कलहन द्वारा रचित राज तरंगनी से, राज तरंगनी से कश्मीर, कश्मीर का इतिहास की जानकारी मिलती है। इतिहास की जानकारी मिलती है। हो गया। सेकंड लिखिए अर्ध ऐतिहासिक,
साहित्य। डैश करना इसमें, अर्ध ऐतिहासिक साहित्य। जिसका, डैश कर लिखना, जिसका मूल उद्देश्य, जिसका मूल उद्देश्य कुछ और हो लेकिन, जिसका मूल उद्देश्य कुछ और हो लेकिन इतिहास की, लेकिन इतिहास की जानकारी प्राप्त होती हो। जैसे गार्गी संहिता, गार्गी संहिता, ब्रैकेट में लिखना। इसका मूल विषय ज्योतिष, ब्रैकेट में लिखना, इसका मूल विषय ज्योतिष विद्या या शास्त्र है। विद्या या शास्त्र तो एक ही लिखो ना, है। लेकिन इससे, लेकिन इससे भारत पर यूनानी आक्रमण, लेकिन इससे भारत पर यूनानी आक्रमण की जानकारी प्राप्त होती है, की जानकारी प्राप्त होती है। हो गया। थर्ड लिखिए, जीवन चरित्र। जीवन चरित्र समझते ना है, किसी राजा के बारे में उसका लाइफ स्टाइल को लिखना, जन्म मृत्यु सब, तो इसमें लिखो डैश करके। हर्षवर्धन के दरबारी कवि, हर्षवर्धन के दरबारी कवि बाणभट्ट, दरबारी कवि बाणभट्ट द्वारा लिखित, लिखित साहित्य, लिखित साहित्य लिखें, हर्ष चरित्र से, हर्ष चरित्र से हर्षवर्धन काल की जानकारी प्राप्त होती है। हर्ष चरित्र से हर्षवर्धन काल की जानकारी प्राप्त होती है। तो ये इतिहास को जानने का स्रोत में पहला टॉपिक था, वो आपका हो गया कंप्लीट। उसके बाद दूसरा है बाबू विदेशी यात्रियों का, क्या कोई दिक्कत? अच्छा अच्छा, विदेशी यात्रियों की यात्रा, यही टॉपिक था ना। चलो देखो, आज के इतिहास जो हमारे पास है प्राचीन काल में, उसमें पहला हम लोग देख लेंगे साहित्य से जानकारी मिला है। दूसरा, जो विदेशी भारत में आए उन्होंने भारत को देखा और भारत को अपने बुक में उसको लिखा। तो अभी के डेट में उस तरह के पुस्तक मिलता है बाबू,
तो हम कहते हैं कि वो जो सोर्स है वो विदेशी यात्रियों की यात्रा का सोर्स है, उसको ट्रेवलॉग कहते हैं। उसको हिंदी में यात्रा वृतांत कहेगा, मतलब आएगा, घूमेगा और वो सब चीज को देखेगा। तो थोड़ा समझ लेते एग्जाम्पल भाई। क्लासिकल लेखक, ये टर्म आपको परेशान कर सकता है, इसलिए इसकी चर्चा करते हैं। क्लासिकल लेखक, देखो क्लासिकल लेखक क्या होता है, जिसमें भी क्लासिकल लग जाएगा तो समझना है कि वह एक विशेष प्रकार के मानक पर वो संगठित होगा। जैसे क्लासिकल डांस होता है, जैसे उसको हिंदी में शास्त्रीय नृत्य कहते हैं ना, तो समझना है कि सबका एक स्पेशल मानक होगा। कुचिपुड़ी हो गया, मोहिनीअट्टम हो गया, तो अब ऐसे नहीं दिखेगा, वो जब परफॉर्म करेगा ना, तो परफॉर्म करेगा तब पता लगेगा, तुम उसको देख के बताएगा कि कौन सा ही डांस चल रहा है। तो जहां भी क्लासिकल वर्ड आ जाएगा तो समझना कि उसका एक विशेष स्टाइल होगा। उसी प्रकार से जब राइटिंग करता बहुत सा इतिहास है, तो इतिहास के लिखने की एक अपना शैली होता है। तो एक शैली का नाम क्या है, क्लासिकल। और क्लासिकल जो लेखक होंगे बाबू, वो मुख्य रूप से यूनान और ईरान के होंगे। और चूंकि इतिहास लिखने का जो शुरुआत किया है, पहले यूरोपियन लोग ही इतिहास को लिखा है। तो यूरोप में इतिहास लिखने का जो कला प्रारंभ हुआ था, उसमें नाम आता है किसका, हेरोडोटस का, हेरोडोटस। तो हेरोडोटस ने जिस शैली को, ये यूनानी ईरानी शैली को मिला करके लिखते थे, उसी शैली को क्या कहा गया, क्लासिकल लेखक। और इनके शैली को मानते हुए आगे जितने राइटर लिखेंगे उस चीज को, उस सब को हम लोग कौन सा लेखक कहेंगे, क्लासिकल लेखक उसको बोलेंगे। अब आगे चूंकि हो सकता है कि दे दे कि निम्नलिखित में से क्लासिकल लेखक कौन है, या तो क्लासिकल लेखक किसको कहते हैं, तो सिंपल सा कि हेरोडेटस को फॉलो करने वाले जो लेखक होंगे उसी को क्या कहेंगे हम लोग, क्लासिकल। बहुत तरह के लेखक हैं, वामपंथी है, दक्षिणपंथी है, राष्ट्रवादी है, बहुत तरह के हैं, और सबका अलग अलग तुमको मिलेगा। तो आगे थोड़ा समझो। एक राइटर है, उसका नाम है मेगास्थनीज, नाम सुने हैं, कौन थे मेगास्थनीज? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे, सही बात है, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे। चलिए हम बताते, देखो एक राजा हुए बाबू यूनान का, जिनका नाम था सेलुकस निकेटर। क्या नाम था, सेलुकस निकेटर। कहाँ के राजा थे ये, यूनान के। अच्छा देखो, नया बच्चा को थोड़ा दिक्कत हो सकता है, देखो पीछे से ज्योग्राफी पढ़ा होगा उसको थोड़ा एक्सपीरियंस है कि यूनान करने करने है, इजिप्ट करने है, मिस्र करने है, लेकिन नया बच्चा को थोड़ा दिक्कत होगा। जैसे देखो, अगर ये बाबू आपका ये भारत है, तो इधर पाकिस्तान है, इधर अफगानिस्तान है, और ये जो इलाका देख रहा है अरब प्रायद्वीप का आता है, और यहीं से सारा आक्रमण जितना जो अटैकर होगा सब इधर से आएगा। अभी जो जितना जो मध्यकाल में लूटपाट करने वाला जो आएंगे, मध्यकाल से पहले, थोड़ा सा पहले और मध्यकाल में, वो लगभग सब सब इधर से आएंगे, बाबर हो चाहे जो भी हो, जितना अटैकर होगा सभी रास्ता से आएंगे। तो हम जब भी यूनान, ग्रीस ऐसा कुछ बोलेंगे, इजिप्ट ऐसा कुछ बोलेंगे, तो समझना इस इलाका की बात चला जाए। अभी यहाँ पे सऊदी अरब है, दुबई के नाम सुने होंगे, यूएई के नाम सुने होंगे, तो यही है, बुर्ज खलीफा इधर आपको देखने को मिलेगा। काफी लग्जरियस है, रेतीला इलाका है, लेकिन ये सब शहर इतना डिजाइनिंग कर लिया है कि आदमी जो है पिकनिक मनाने, जो बड़ा लोग होते हैं जिसके पास 20 लाख 50 लाख रुपया है, वो सब यहीं जाके लुटाता है। और काफी महंगा शहर है, कोई हल्का फल्का शहर नहीं है, बहुत महंगा शहर ये सब है। तो यहीं के यहाँ के राजा थे, उस टाइम की बात है, मतलब सेलुकस निकेटर के टाइम की बात है, कि इस समय यूनान के राजा हुआ करते थे। तो इनका राजदूत है, राजदूत समझते हैं, जैसे भारत का भी अपना राजदूत होता है ना दूसरे देश में ना, तो ये राजदूत जो है यहाँ भेजे थे कि जाओ जरा सीधर चेक करके आओ, भारत में क्या हो रहा है, किसका शासन है, कैसे नहीं है, कुशल मंगल सब देख के आओ। जब ये आए थे तो उसमें भारत में मौर्य वंश का शासन चल रहा था, और चंद्रगुप्त मौर्य थे, चंद्रगुप्त मौर्य इस समय शासन में थे। मेगास्थनीज आए सेल्यूकस निकेटर के आदेश पर, देखे यहाँ पे, समझे चीजों को, और एक पुस्तक लिखे, उस पुस्तक का नाम था इंडिका। क्या उसका नाम था, इंडिका। तो ये सब आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा, ध्यान सुनना। उसका नाम क्या था, इंडिका। ये आए, जितना घूमे वगैरह सब कुछ यहाँ इसमें नोट डाउन किया, और वही जाकर के वहां दिखाया, इंडिका मिला, इतिहासकार लोग पढ़े, ये चलते इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ पे एक लाइन बोले भारत के लिए, कि जो भारत का जो समाज है, ऐसा पहले हल्ला था कि चतुष्वर्गीय समाज है, चतुष्वर्गीय समाज है। चतुष्वर्गीय का मतलब वही चार चीज बताए थे, शूद्र,
वैश्य, क्षत्रिय और कौन, ब्राह्मण। लेकिन ई जब यहाँ है तो लगने भारत बहुत अच्छा है, ये सप्तवर्गीय समाज बोले, सप्तवर्गीय समाज। और यही लाइन आपसे पूछा जाएगा कि भारत को किसने सप्तवर्गीय समाज के रूप में यात्रा बितान के दौरान जो है उल्लेखित किया, तो उसका आंसर क्या टिक कर देना होगा, मेगास्थनी। तो कुछ कोटेशन होता है, अच्छा मेगास्थनी भी यही स्टाइलिश है, तो कुछ स्टाइल, इस स्टाइल में क्लासिकल लेखक में जो शैली में लेखक हैं उनका एक जगह नाम देते हैं और उसका कथन पूछा जाता है, जैसे दो का नाम लिखते हैं। मेगास्थनीज हो गया। उसके बाद एक है स्ट्रैबो, एक है जस्टिन, एक है प्लूटार्क। चारों के बारे में ध्यान रखना है, चारों को स्टूडेंट बोलते हैं। देखो ये जो प्लूटार्क हैं ये क्या बोले कि भारत में एक शासक है चंद्रगुप्त मौर्य, 6 लाख के सेना के साथ पूरे भारत को रौंद दिया। ये स्टेटमेंट सीधा आपसे पूछा जाएगा कि किस इतिहासकार ने यह बताया कि चंद्रगुप्त मौर्य की विशाल सेना अर्थात 6 लाख की सेना पूरे भारत को रौंद दिया, तो बोलने वाले व्यक्ति कौन है, प्लूटार्क। एक है जस्टिन, जस्टिन क्या बोले, ये भारत का बोले हैं कि भारत के लोग सफेद चमड़े के जूता पहनते हैं। यही लाइन उठ के आ जाएगा कि निम्नलिखित में से किस विदेशी यात्री ने यह बोला है कि भारत के लोग सफेद चमड़े के जूता पहनते हैं, तो उसका आंसर किसको टिक करना होगा, जस्टिन। उसी प्रकार से एक है कौन, स्ट्रैबो। मौर्यकालीन जो राजधानी पाटलिपुत्र था इसको पाटलिपुत्रा बोला है, पाटलिपुत्र को ये आदमी क्या बोला है, पाटलिपुत्रा। तो यही पूछेगा आपसे कि निम्नलिखित में से कौन विदेशी यात्री भारत के मौर्यकालीन राजधानी पाटलिपुत्र को पाटलिपुत्रा बोला है, तो उसका आंसर किसको टिक करना होगा, स्ट्रैबो। और अभी तक जो 4 लिखा है सब सब कैसा लेखक है, क्लासिकल लेखक। तो क्लासिकल लेखक अगर पूछेगा तो यूनानी प्लस ईरानी शैली और उसका जन्मदाता हेरोडोटस, उसमें आपको ये सब। और यहाँ से कौन सा लाइन उठा के पूछ देगा वो हमें नहीं जानते, हमारा काम है कि आपको हर एक चीज को, गतिविधि को आपको बताना, और हम बताएंगे आपको ये सब चीज लाइन कोटेशन याद रखना है। तो थोड़ा सा लिखो, कहाँ तक लिखे आप लोग, लास्ट लाइन बताइए। हो गया था, तो अगला आईडी बनाइए, विदेशी यात्रियों का विवरण, यात्रियों का विवरण। पहला इसमें लिखना क्लासिकल लेखक, क्लासिकल लेखक। उसमें केवल एक लिख लो, हेरोडोटस ब्रैकेट में यूनानी प्लस ईरानी शैली, क्लासिकल लेखक ब्रैकेट में, या तो उसमें एक लाइन एरो लिख लो हेरोडोटस, उसके ब्रैकेट में लिखना यूनानी प्लस ईरानी शैली। हो गया, शैली, हाँ स्टाइल टेक्स्ट हो गया। अब इसका कौन कौन क्लास का लेखक है एबीसीडी कर दो, मेगास्थनीज, मेगास्थनी डैश करो, लिखिए यह यूनानी शासक सेलुकस निकेटर के राजदूत था, राजदूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में भारत आया तथा इंडिका नामक पुस्तक की रचना किया।
इंडिका नामक पुस्तक की रचना किया? हो गया। इसमें एक नीचे से पॉइंट या तो एरो देके लिख लेना। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को सप्तवर्गीय समाज यानी 7 वर्ग में बटा हुआ भारतीय समाज को सप्तवर्गीय समाज कहा। हो गया, बस इतना ही जाना। जब हम लोग पढ़ेंगे चंद्रगुप्त मौर्य तो इसको डिटेल करेंगे, टेंशन नहीं लेना। अभी केवल हम लोग 1-2 क्लास में जो है बेसिक जानकारी ले रहे हैं। दूसरा लिखिए स्ट्रैबो। स्ट्रैबो भावनाओं को समझिए। हो गया, डैश करो उसमें। स्टेटमेंट जरूरी है, डैश करके इसमें लिखो। इसने मौर्यकालीन राजधानी पाटलिपुत्र को पाटलिब्रोथा कहा। क्या लिखे फिर से बताओ। हाँ हाँ, पाटलिपुत्र को क्या बोला? पाटलिब्रोथा कहा। नेक्स्ट अगला जस्टिन। डैश करो। इसने भारतीय लोगों को सफेद चमड़े के जूते पहनने वाले लोग कहा। हो गया। देखो स्टेटमेंट को पकड़ना आपको आना चाहिए। सीधा सीधा कहेगा कि निम्नलिखित में से कौन विदेशी यात्री ने भारतीय लोगों को सफेद चमड़े के जूता पहनने वाले कहा, या तो फिर भारतीय लोग सफेद चमड़े के जूते पहनते हैं, यह बात कौन से विदेशी यात्री बोला? तो कौन बोला है? जस्टिन। नेक्स्ट लिखो प्लूटार्क। प्लूटार्क देखिए, इसके बारे में क्या बोले थे? क्या बोले थे? अच्छा अच्छा, हाँ हाँ याद आ गया। लिखो 6000 में 6 लाख, ठीक है। लिखो, इसने चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में कहा कि इन्वर्ट कोमा लगा देना। चंद्रगुप्त मौर्य कहा कि चंद्रगुप्त मौर्य 6 लाख की विशाल सेना के साथ पूरे भारत को रौंद दिया।
पूरे भारत को रौंद दिया। देखो, तो हम लोग जो है इसमें पहला जो देखे बाबू, क्लासिकल लेखक। दूसरा जो विदेशी आते हैं वो चीन के हैं, इसको आप कहेंगे चीनी यात्री। चीनी यात्री में सबसे पहले आएगा फाहियान। फाहियान आएगा, और जिस समय आएगा उसमें भारत में चंद्रगुप्त द्वितीय, यानी कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य भी इसको कहता है। तो चंद्रगुप्त द्वितीय का टाइमिंग चल रहा था, फाहियान आया। और ई आएगा तो अपना यात्रा वृतांत लिखेगा, जिसको ट्रेवलॉग कहते हैं। इसके यात्रा वृतांत से क्वेश्चन पूछा जाएगा। उसका नाम है फो क्यो की, ठीक है। फो, चलो हिंदी में लिख देते हैं, चाइना नाम थोड़ा सा अलग होता है, वो की। तो इस बुक के बारे में थोड़ा ध्यान रखना है कि फो कुओ की कौन लिखा, किसका यात्रा बिताते, तो किसका बाबू, ये फाहियान के, बस एक ध्यान रखना है। उसके बाद फिर आएगा ह्वेनसांग। ह्वेनसांग ये आएगा हर्षवर्धन के टाइम में, हर्षवर्धन के टाइम में आएगा ह्वेनसांग। और इसका भी यात्रा वृत्तांत है, इसका नाम है सी यू की। तो थोड़ा चाइनीज नाम के साथ कंप्रोमाइज करना पड़ता है, अपने हिसाब से टेक्निक बनाइए। सी यू की एक किसका यात्रा है बाबू, ह्वेनसांग का। हर्षवर्धन के काल में यह आया था, और ये यहाँ आने के बाद एक जो स्कूल था, विश्वविद्यालय था, इसका नाम था नालंदा। स्टडी भी किए और पढ़ाए भी। इसके लिए यहाँ से मतलब बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा है कि नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन अध्यापन करने वाले कौन चीनी यात्री थे, तो कौन थे बाबू, ह्वेनसांग। उसमें प्रिंसिपल के भी नाम पूछ दिया, शिलादित्य नाम था उसमें, जिसमें आए थे उसमें प्रिंसिपल थे, उनका नाम क्या था, शिलादित्य था। तो जहाँ पे आपको हर्षवर्धन पढ़ाएंगे वहां पे उसकी डिटेल चर्चा करेंगे, उसके लिए टेंशन नहीं लेना है। फिलहाल एक लाइन जान लीजिए कि ह्वेनसांग हर्षवर्धन के टाइम में आया था, इसका यात्रा वृत्तांत क्या है, सी यू की। हम लोग ये जानने का प्रयास करें कि इतिहास जो हम लोग पास है वो कहाँ कहाँ से प्राप्त है, तो उसका एक सोर्स होगा सी यू की, जिस कारण एक क्वेश्चन आपसे बनता है कि सी यू की किसका यात्रा वृत्तांत है, तो उसका आंसर किसको टिक करना है, ह्वेनसांग। इसके बाद इत सिंह भी आएगा, इसका क्रम भी पूछ देता है, कब आया, मेगा शनि कब आया, तो सब बताएंगे, टेंशन लेना। फिलहाल एक बार लेयर बाय लेयर पढ़ो, एक ही बार सब नहीं, पहले चीजों को समझो। ये पहला चैप्टर पढ़ने के बाद आपको प्राचीन काल का बहुत बड़ा आइडिया आपको लग जाएगा कि कहाँ पे क्या पढ़ना है। फिर तुम कैसो पढ़ेगा तो तुमको समझ आएगा कि हाँ चीजें कहाँ से बैलेंस होती है। इसके बाद फिर चीनी यात्री के बाद फिर आएंगे अरबी, अरब के लोग आएंगे, अरबी यात्री। तो अरबी में एक ध्यान रखना इनके बारे में, मोहम्मद बिन तुगलक के समय में आया था, जिसका नाम था इब्न बतूता, और इसका पुस्तक उसको पूछा गया है, जिसका नाम है रेहला। क्या नाम है उसका, रेहला। मोहम्मद बिन तुगलक के टाइमिंग में आया था। जब आपको दिल्ली सल्तनत पढ़ाएंगे तो वहां पे आपको तुगलक वंश आएगा, उसमें मोहम्मद बिन तुगलक के टाइमिंग को पढ़ेंगे और उसका राजपाट को देखेंगे, कौन आया कौन नहीं आया, वहां भी करेंगे चर्चा, लेकिन अभी यहाँ पे ब्रीफली करें हम चर्चा यहाँ पे। तो इब्न बतूता है, और भी है, बैताकी है, तो उतना आपको नहीं जाना, वहां जब पढ़ाएंगे तो वहां पे चर्चा हम करेंगे। इब्न बतूता हो गया, अरबी यात्री हो गया, इसके बाद फिर क्लासिकल लेखक हो गया, चीनी यात्री हो गया, फाहियान के बारे में चर्चा करके थोड़ा आप लिखो, हो गया। तो अगला टॉपिक बनाइए आप, क्लासिकल लेखक हो गया ना आपका, चीनी यात्री, फाहियान, और इसी के शॉर्ट फॉर्म में लिख लो ना, डैश करके, यह चंद्रगुप्त द्वितीय, इसको विक्रमादित्य भी कहता है, के काल में आया। इसका यात्रा वृत्तांत लिखना है, दो ऑब्जेक्टिव आपके लिए बहुत जरूरी है। नहीं नहीं, इसको नहीं, इसको क्या दोबारा लिखेंगे, इसको डिटेल तो कर ही दिए, अब आप यहां से लगाइए। चीनी यात्री हो गया, इसमें आप फाहियान लिखिए, एक लाइन एरो दे करके, लिखो इसमें
यह चंद्रगुप्त द्वितीय के समय भारत आया। धीरे धीरे सीखेगा, टेंशन नहीं लेना है। कहाँ एरो देना है, कहाँ स्टार देना है। अभी आप लोग को प्रूफ करके आदत होगा। हो गया? तो अगर ये आपका हो गया होगा तो फिर ह्वेन सांग को लिख लीजिए सही, लिख लो। ह्वेन सांग हर्षवर्धन के टाइम में आएगा। यात्रा वृत्तांत सी यू की। इसका एक गाँव नाम है, युवांग चांग भी इसको कहते हैं। क्या जगह तो लिख लो, युवांग चांग। यात्रियों का राजकुमार भी इसको कहा जाता है। इतना दुलारा है, विदेशी यात्रियों का राजकुमार भी इसको कहते हैं। नीति के पंडित भी कहते हैं, आगे उसके बारे में चर्चा हम करेंगे। लेकिन एगो युवांग चांग लिख लेना इसका नाम, ह्वेन सांग में। हाँ, हो गया। ह्वेन सांग, युवांग चांग, युवांग चांग। और क्लासिकल हो गया क्या? ई वाला हो, यात्रा वृतांत, ट्रेवलॉग किसको कहते हैं? सी यू की, जो यहाँ यही यहाँ। चलो इत्सिंग में डाल ही दो। एक फायन हो गया, हैंडसम हो गया, इत्सिंग हो गया। अब एक अरबी यात्री लिख लो, इब्न बतूता। उसका मुख्य ध्यान रखना। हाँ बस बस कल ही। हाँ है तो उसमें चर्चा करेंगे, इम्पोर्टेंट उतना नहीं है। हम लिख देते हैं बाबू। इसलिए आपको लिखवा दिया गया है ताकि अगर आपका ऐसा पूछ देता है कि निम्नलिखित में से कौन कौन सा चीन यात्री पहले आया, क्रम सुनिश्चित कीजिए, तो उस कंडीशन में आपको ही काम देगा। तो अरबी में इब्न बतूता, अल बरूनी के नाम सुने हैं? इब्न बतूता का बुक है, ध्यान रखना, रेहला। जी, ट्रेवलॉग भी कर सकते हैं। इब्न बतूता हो गया ना? चलिए अगला कंटिन्यूएशन देखिए, हम लोग ये दोनों पढ़ लिए। अब क्या बच गया बाबू? पुरातात्विक स्रोत। चलिए तो हेडिंग लगाइए। पुरातात्विक स्रोत या सामग्री, ठीक है। कम दिख रहा है तो थोड़ा खोलो, थोड़ा सा नहीं तो इसको खोलो साइड से। ज्यादा है कि फिर क्लास रिकॉर्ड होना तो चमके वहां पे समस्या होगा। लेकिन इतना तो सेंसर बच्चा होता है, देखो तो कुछ ठीक है, कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। नया बच्चा वो थोड़ा सा खोलो, नहीं बोला हो। हाँ बस बस ठीक है। चलिए अब अगला देखो, बस आशीर्वाद बनाए रखिए, ठीक है। ध्यान से पढ़िए और रिजल्ट दीजिए। इसके लिए हमसे जितना हो पाएगा हम करेंगे, आप भी काम कीजिए। पुरातात्विक स्रोत, प्रिंस हंस रहा हो।
हंसना नहीं, देखो मिलकर काम करना है, ठीक है। इतिहास को इतिहास ऐसा पढ़ना है। आप अगर पढ़ाई के प्रति सीरियस नहीं है तो पढ़ाई आपके प्रति सीरियस हो जाएगा, फिर वही वो एग्जाम में दिखाएगा अपना तेवर। तो देखो पुरातात्विक स्रोत, पहले सुन लो ध्यान से, तब हम लोग एक बार लिखेंगे। हेडिंग लगा लिया ना। पुरातात्विक स्रोत कहने का मतलब बाबू कि जो पुराने वस्तु हो उत्खनन से प्राप्त हुआ हो, उत्खनन से प्राप्त हुआ हो। पुराने वस्तु जैसे हड़प्पा काल के बारे में कहते हैं, वैदिक काल के बारे में कहते हैं, तो वैदिक काल में ना हम थे ना आप थे, हड़प्पा काल में ना हम थे ना आप थे, लेकिन फिर भी कैसे जानकारी मिल जाता है? ठीक है, बुक है, पुस्तक, सब कुछ पढ़ रहे हैं, और भी तो कुछ सोर्स होना चाहिए ना। तो और भी सोर्स है। उस समय लोग रहते थे, बच्चा भी रहता था, खेलता था, बच्चा का खिलौना भी मिला है, महिलाएं के सामान भी मिला है, पुरुषों के सामान मिला है, हल मिला है, लोहा का औजार मिला है, पत्थर के औजार मिला है। तो कहीं ना कहीं जो औजार आपके पास है, जो ठोस अवस्था में, भौतिक अवस्था में, उसको हम लोग क्या बोल देंगे बाबू? पुरातात्विक स्रोत। देखो सभ्यता नष्ट हुआ, समय के साथ परत पे परत बैठता चला गया, लेकिन वो जो वस्तु, जो चिन्ह था, वो समय के साथ नीचे दबता चला गया। तो आजकल जो पुरातात्विक विभाग होता है, जो हर देश के पास होता है, वो उसको खोदता है, वहां से उसको स्टडी करने का प्रयास करता है, कितना पुराना है। हम लोग देखेंगे आज ये क्लास में, समझेंगे कि कोई भी अगर मानव कंकाल मिला आज, तो वह कितना पुराना है, उसको कैसे चेक करते हैं, उसका क्या प्रोसेस है, क्या विधि है। हमको मिल जाए कोई जीवाश्म, तो कैसे हम पता लगाएंगे? तो हम लोग तो नहीं लगा पाएंगे, क्योंकि हमारे पास उतना पास इंस्ट्रूमेंट नहीं है। तो पुरातात्विक स्रोत का मतलब हो गया बाबू कि उत्खनन में जो पुराने वस्तुएं मिलता है, उसी वस्तु, उसी सामग्री को क्या कहा जाता है? पुरातात्विक स्रोत। इसमें क्या क्या हो सकता है? देखो सबसे पहला आएगा इसमें अभिलेख। क्या आएगा बाबू? अभिलेख। अभिलेख का मतलब क्या? अभी एक प्रीफिक्स है, जैसे आप उपसर्ग पढ़ते हैं ना, अभी। लेख कहने का मतलब लिखा हुआ। अगर विशिष्ट प्रकार के कोई लेख है तो उसको हम लोग क्या कह देते हैं? अभिलेख कहते हैं। तो अभिलेख जो है आगे लगने वाला एक प्रीफिक्स है। अभी अभिलेख कई तरह के हो सकते हैं। अगर ये अभिलेख बाबू अगर पत्थर पर है, पत्थर पर लिखा गया हो, तो इसके लिए स्पेशल वर्ड आएगा, इसको बोलेंगे प्रस्तर अभिलेख। और यही सब वर्ड आपका बुक में मिलेगा और आपको परेशान करेगा। तो यदि लिखा गया, चूंकि पहले कॉपी कलम ऐसा था नहीं, पत्थर पे लिखा रहा है, चिन्हित किया जा रहा है, तो अगर पत्थर पर लिखा हुआ अभिलेख है बाबू, तो उसको लोग क्या कहेंगे? प्रस्तर अभिलेख। अगर बड़े पत्थर पे लिखा हुआ है बाबू, तो उसके लिए स्पेशल वर्ड आएगा, उसके लिए हम लोग कहेंगे दीर्घ प्रस्तर अभिलेख। अगर छोटा पत्थर पे लिखा है बाबू, तो उसको कहेंगे हम लोग क्या? लघु प्रस्तर अभिलेख। और ध्यान रखना, अभिलेख से क्वेश्चन आते हैं, दीर्घ से भी आते हैं, लघु से भी आते हैं। तो जैसे देखो, आप नाम सुने होंगे अशोक के बारे में। अशोक जो है 14 बड़े यानी कि दीर्घ प्रस्तर अभिलेख का निर्माण किया है, और 14 पर अलग अलग मैसेज दिया है। जैसे जब उसका पहला अभिलेख पढ़िएगा, तो उसमें पशुवध निषेध की चर्चा किया गया है। अशोक के पहला बृहद प्रस्तर अभिलेख में पशुवध निषेध की चर्चा किया, अर्थात अहिंसा के बारे में कहा गया कि हमारे राजपाट में कोई भी हिंसा नहीं होगा, पशु को भी नहीं मारा जाएगा। इसकी जानकारी कहाँ मिला है बाबू? तो कहाँ मिलेगा? तो अशोक के पहला दीर्घ प्रस्तर अभिलेख में। टोटल 14 को बनवाया है, और 14 से क्वेश्चन पूछता है। 2, 3 को, 4 को, 5 को जो है ज्यादा हिट करता है, 4, 5 को आपको बताएंगे ज्यादा हिट करता है। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछेगा। वो कहाँ है, पहला कहाँ है, दूसरा कहाँ है, तो किस पे क्या मैसेज है, क्या नहीं है। कलिंग की लड़ाई आप लोग सुने होंगे। कलिंग की लड़ाई में ऐसा हुआ था, अशोक पहले बहुत मतलब मार काट में ज्यादा विश्वास करता था, लेकिन कलिंग के जब लड़ाई हुआ तो इतना ज्यादा रक्त बहा कि उसका हृदय परिवर्तन हो गया। उसके बाद जो अपना तलवार रखा, वो दोबारा जो है उठाए नहीं। फिर भगवान बुद्ध की तरफ धर्म के प्रचार के लिए, शांति के लिए सब क्रियाकलाप करना शुरू कर दिया। वो हृदय एकदम परिवर्तन हो गया था। तो बहुत ही अशोक बहुत ज्यादा ही इस तरह का प्रतापी राजा था, चाह गया कि उसको खत्म कर देना तो खत्म कर देना, सीधी सी बात। तो उसके बारे में ध्यान रखना है। तो दीर्घ प्रस्तर अभिलेख हो गया। जैसे एग्जांपल आपको बता दिए कि अशोक के पहला दीर्घ प्रस्तर अभिलेख में पशुवध निषेध की चर्चा किया गया। तो आपको वहां पढ़ाएंगे तो वहां पर केवल यही बोलेंगे कि अशोक के 14 दीर्घ प्रस्तर अभिलेख का टेबल आपको देंगे, या तो उसको लिख पाएंगे, और वहां पे नहीं कहना कि हाँ प्रस्तर अभिलेख क्या होता है, यहाँ पर सब जानकारी दे रहे हैं। अच्छा, इसको कहीं कहीं शिलालेख मिलेगा। सील का मतलब पत्थर होता है, शिला इसको क्या कहते हैं बाबू? लेख। तो कहीं अगर प्रस्तर अभिलेख ना रहे, शिला रहे, तो कोई टेंशन नहीं लेना है। तो ये तो हो गया पहला, इसको हम ए ले लेते हैं। अगर मान के चलिए
कि खंभा पर लिखा गया हो, तो अगर खंभा पर लिखा जाएगा बाबू तो उसको बोलेंगे स्तंभ अभिलेख। क्या उसको बोलेंगे? अभिलेख, स्तंभ अभिलेख। बड़ा सा पत्थर पर है प्रस्तर अभिलेख, बड़ा पत्थर है दीर्घ, छोटा पत्थर तो क्या हो जाएगा? लघु। लेकिन अगर खंभा पे लिखा हुआ है टावर, तो अगर खंभा पे लिखा हुआ बाबू तो उस तरह के अभिलेख को हम लोग क्या कहते हैं? स्तंभ अभिलेख कहते हैं। और सिर्फ वही कंडीशन, अगर बड़ा खंभा है तो उसके लिए क्या वर्ड प्रयोग करेंगे बाबू? दीर्घ या तो बृहद, दीर्घ स्तंभ अभिलेख। और छोटा तो उसके लिए क्या हम लोग यूज करेंगे? लघु स्तंभ अभिलेख। जैसे जब आप दूसरा दीर्घ स्तंभ अभिलेख की बात कीजिएगा अशोक का, तो उसमें धम्म का प्रचार प्रसार की चर्चा किया गया। शांति से रहिए, सुखमय रहिए, सब मिलकर रहिए। उसके बारे में दीर्घ स्तंभ अभिलेख में चर्चा किया गया, वो दूसरा वाला में। उसी प्रकार से अगर लघु स्तंभ में, इसके बारे में तो बहुत इंपॉर्टेंट है। आज के जो भारत सरकार का जो राष्ट्रीय चिन्ह है, जिसमें आप देखेंगे कि एक शेर का चिन्ह बनाया गया है, यही से इसका एक लघु स्तंभ लेख है सारनाथ में, उत्तर से पड़ता है सारनाथ में। और जो भी हम अभिलेख की बात कर रहे हैं, ये सब के सब किसका है? अशोक का है। सब नहीं लिख पाता था, लेकिन जो राजा उस तरह के हुए, जो इंपॉर्टेंट था, उसके बारे में स्टडी करेंगे। तो अशोक के जो लघु स्तंभ है, उसमें एक स्तंभ का नाम है सारनाथ का स्तंभ, छोटा वाले है, जहां पर शेर को बिठाया गया है। और वही शेर को आपका जो भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है, उसको वहां से स्टेबल कर दिया गया। और इतना ही नहीं, उस शेर के जो नीचे है अशोक चक्र है, जिसमें जो है 24 तिलियां हैं। तो आपका झंडा में 24 तिली मिला है, वो कहां से लिया गया है बाबू? तो अशोक का लघु स्तंभ अर्थात सारनाथ में जो स्तंभ है, लघु स्तंभ, वहां से उसको लिया गया है। हालांकि वहां पर दो गो इस प्रकार से चक्र है, एगो शेर के पैर के पास है, एगो शेर के ऊपर का है। तो शेर के जो ऊपर वहां पर 32 तिली है, और शेर के जो पैर के पास है वहां पे 24 तिली है। तो आपका जो राष्ट्रीय ध्वज में है 24 तिली वाला, वो शेर के पैर के पास है। अब आपसे क्वेश्चन कैसे पूछेगा? क्वेश्चन पूछेगा कि भारत के राष्ट्रीय झंडा यानी तिरंगा झंडा में जो अशोक चक्र लिया गया है, वो कहां से लिया गया? ऑप्शन दे सकता है, सारनाथ से बना देगा, दूसरा और डीप में जाएगा तो अशोक के लघु स्तंभ, अशोक के दीर्घ स्तंभ। तो आपको पहले पता होना चाहिए कि वो खंबा था या तो फिर पत्थर था। अब देखो लूसेंट के साथ क्या समस्या होता है, जो बच्चा इस सब चीज को टेक्निकली पहले नहीं समझ के जाता है तो डायरेक्ट रटेगा, तो उसको कहीं पे खंबा हो जाएगा, कहीं पे उसको क्या हो जाएगा? पत्थर हो जाएगा। कभी हम खंबा याद करते हैं तो पत्थर हो जाते हैं, दीर्घ लघु तो सब कुछ सही है, लेकिन उसका स्टाइलिश, उसका क्राइटेरिया है। तो क्राइटेरिया को समझना है कि अगर कह रहा है वहां पे प्रस्तर, इसका मतलब है कि सिंपल से पत्थर पे लिखा गया है। अगर वहां पे लिखा हुआ है स्तंभ लिखा, इसका मतलब है कि कहाँ है? टावर जैसा कुछ होगा। बड़ा टावर है तो हम लोग क्या प्रयोग करेंगे? दीर्घ स्तंभ। और छोटा टावर तो क्या प्रयोग करेंगे? हर मैसेज को अलग लिखा गया है। और किताब में दिक्कत नहीं है, किताब सही लिखता है, लेकिन उसके पास इतना स्पेस नहीं है कि आपको इतना एक्सप्लेन करे। उसकी भी सीमा होता है कि बच्चा जितना पतला किताब होता है उसी को फॉलो करना पसंद करता है। मार्केट में 4 किताब दिखाइए और इतिहास को चारों दिखाइए, और जो सबसे पतला होगा सबसे बढ़िया उसको लाएगा। लेकिन पतला होगा तो जाहिर सी बात है राइटर के पास, उसके पास उतना शब्द नहीं होगा, तो कॉम्प्लेक्स करके आपको छोड़ना भी नहीं होगा। तो वो क्या करेगा? एक ही लाइन में सारा डेटा उठा के डाल देगा, जो एग्जाम के इंपोर्टेंस से लेगा उसको डेटा डालेगा। एक लिख रहा है प्रस्तर, दूसरा लिख रहा है स्तंभ, तीसरा लाइन में कुछ और, तीसरा कुछ और लिख रहा है। इसलिए टीचर की आवश्यकता होता है कि पहले चीजों को समझो, एक बार समझ लेगा तो कहाँ क्या चीज आ रहा है आराम से पकड़ा जाएगा। तो अभी तक अभिलेख के बारे में हम ये जान लिए बाबू कि अभिलेख यानी कि लिखावट, जिसपे लिखाएगा उसी अकॉर्डिंग उसका नाम पड़ जाएगा। अगर पत्थर पे लिखाएगा तो प्रस्तर, अगर बाबू स्तंभ पे होगा, खंभा पे होगा, तो उसको क्या कहेंगे? स्तंभ। अगर मान के चलिए कि गुफा में लिखा गया हो, क्योंकि पहले गुफा में भी लिखा जाता था, तो गुफा में लिखा जाएगा बाबू तो उसको कहेंगे गुहा अभिलेख। उसी प्रकार से अगर तांबे के प्लेट पर लिखा जाएगा बाबू तो इसको कहेंगे ताम्रपत्र अभिलेख, ताम्रपत्र अभिलेख। तो जहां पे लिखा जाएगा उसको उस हिसाब से नाम दिया जाएगा। तो कहीं पे लिखा है कि फलाने ताम्रपत्र अभिलेख में इसकी जानकारी मिलता है, तो समझना अच्छा, इसका मतलब है कि इतिहास को जानने का एक हमारे पास सोर्स है जो पुरातात्विक खुदाई में मिलेगा। तो बस अब इसको लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं। हेडिंग डालिए पुरातात्विक सोर्स, डैश करना उसमें लिखिए पुराने सामग्री जो
पुराने सामग्री जो उत्खनन, उत्खनन मतलब खोदना, उत्खनन से प्राप्त हुआ हो। उत्खनन यानी खनन से प्राप्त हुआ हो, बस एक लाइन उसमें लिखना है। एक नंबर लिखना अभिलेख। अभिलेख। और इसका सब टॉपिक बनाना ए में प्रस्तर अभिलेख या तो शिलालेख। प्रस्तर, प्रस्तर अभिलेख या शिलालेख, उसमें डैश करना, उसमें डैश कीजिए, लिखिए। लिखिए पत्थर पर लिखा गया अभिलेख। इसको भी बांट दीजिए। दीर्घ प्रस्तर अभिलेख यानी बड़े पत्थर पर, इसमें एग्जाम्पल को लिख लेना। लिख लीजिए अशोक के प्रथम दीर्घ प्रस्तर अभिलेख पर पशुवध निषेध। फिर से बोले, अशोक के प्रथम दीर्घ प्रस्तर अभिलेख पर पशुवध निषेध या अहिंसा कह सकते हैं की चर्चा किया गया है, की चर्चा किया गया है। इसमें दूसरा लिखना है लघु प्रस्तर अभिलेख। लघु प्रस्तर अभिलेख, छोटे पत्थर पर लिखा गया अभिलेख। अब इसका सेकंड पार्ट आइए, स्तंभ अभिलेख। हाँ, स्तंभ अभिलेख। हाँ, इसमें बी लगा लो, वही चलते सारा क्लासिफिकेशन हम ही कर दिए। स्तंभ अभिलेख डैश करना। खंभे पर लिखा गया अभिलेख। खंभा, हाँ, खंभे पर लिखा गया अभिलेख। इसको भी दो भाग में बता दीजिए। दीर्घ स्तंभ अभिलेख, इसमें शिलालेख लिखे थे ना बाबू, तो दीर्घ स्तंभ अभिलेख फिर लघु एग्जाम्पल लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, ऐसे तो फिर हमको डिटेल करना ही है। लघु स्तंभ अभिलेख, इसके बारे में एग्जाम्पल जरूरी लिख लेना।
अशोक उसको नहीं लिखना है। दीर्घ स्तंभ अभिलेख, लघु स्तंभ अभिलेख, इसमें एग्जाम्पल लिख लो। अगर इसमें इसको लिखने का मन होगा तो अशोक के दूसरा दीर्घ स्तंभ अभिलेख पर धम्म का प्रचार प्रसार की चर्चा किया गया, ऐसा चलेगा उसमें। धम 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 वही ठीक समझ रहे आप, तो हम लोग यहां तक पहुंचा दिए, हो गया। लघु स्तंभ अभिलेख, इसमें एग्जाम्पल लिखना। लिखिए, अशोक के सारनाथ, सारनाथ ब्रैकेट में यूपी लिख देना, स्थित, सारनाथ स्थित लघु स्तंभ अभिलेख, सारनाथ ब्रैकेट में यूपी स्थित लघु स्तंभ अभिलेख, अभिलेख से भारत का राष्ट्रीय चिन्ह, से भारत का राष्ट्रीय चिन्ह शेर, शेर तथा तथा अशोक चक्र, ब्रैकेट में तिरंगा झंडा लिख लेना, लिया गया है। लिया गया है। अब ए में हम लोग देख लिए जो अभिलेख की चर्चा था, इसका सॉरी पहला पॉइंट में अभिलेख था। अच्छा, इसी का ए बी सी चला था ना। सी में लिख दो गुफा, गुहा अभिलेख लिखना। उसी कॉन्टिन्यूस में आगे बढ़िए। सी में गुहा अभिलेख डैश करना, गुफाओं में लिखा गया अभिलेख, गुफाओं में लिखा गया अभिलेख। नेक्स्ट, ताम्रपत्र अभिलेख, ताम्रपत्र अभिलेख, यानी तांबे के प्लेट पर लिखा गया अभिलेख। तांबे के प्लेट पर लिखा गया अभिलेख। अब 2 मिनट रिलैक्स होइए। तो देखो, अभी तक हम लोग क्या पढ़े, हम लोग पहला चैप्टर शुरू किए जिसमें इतिहास एक परिचय को समझने का प्रयास किए। फिर इतिहास को जानने का स्रोत में हम लोग 3 टॉपिक पढ़े। इतिहास को जानने का स्रोत में 3 टॉपिक पढ़े, जिसमें पहला टॉपिक था साहित्यिक स्रोत, दूसरा टॉपिक था बाबू विदेशी यात्रियों का विवरण, और तीसरा टॉपिक था पुरातात्विक स्रोत। यहाँ तक कंप्लीट कर लिया। उसके बाद फिर सभ्यता, संस्कृति और विरासत, ही पढ़ना है ना, ये वर्ड है, इसको नीचे पढ़ लेंगे। इसके बाद आपका है इतिहास में तिथि अंकन, तो इसको पहले पढ़ लेते हैं। इतिहास में तिथि अंकन। चलो हम मान के चलते हैं कि जो बच्चा नया है उसको कुछ नहीं आता है, वहां से लेके चलते हैं, क्योंकि जो इतिहास पढ़ाए थे तुम लोग को, तो तुम लोग को थोड़ा बहुत आइडिया होगा इस विषय का, तो हम शॉर्टकट में ही कोशिश करेंगे उसको समझाने का। ध्यान से समझो। मान लेते हैं कि प्रारंभिक कोई मानव है और ये आज का मानव है, 2026 साल हो, और ये
प्रारंभिक क्या है बाबू? मानव है। देखो आज भी साइंस इस बात को बताने में फेल है कि पहली बार जो आदमी है यानी कि बंदर से आदमी बना है ना, वो कब बना है, यानी कि पहला मानव कौन है। कार्बन डेटिंग मेथड से पता लगा है कि जो पहला आदमी जो बना है अर्थात जो बंदर से आदमी बना है वो आज से 20 लाख वर्ष पहले की बात है, ईसा पूर्व की बात है। 20 लाख मतलब समझ में आता है कितना ज्यादा होता है। और साउथ अफ्रीका देख रहे हैं ना, साउथ अफ्रीका से एक कंकाल मिला है जिसमें मानव का निचला जबड़ा मिला है। तो ऐसा अनुमान लगाया गया कि मानव की उत्पत्ति साउथ अफ्रीका के क्षेत्र से हुआ है, तो वो बहुत पुराना है। तो आखिरकार लेकिन ये नहीं पता है कि भाई पहला आदमी कौन था, सेंसिटिव भी नहीं था वो। तो मान लेते कि प्रारंभिक आदमी यहाँ है और आज चल रहा है 2026। मानव धीरे धीरे विकास किया, तो एक विकास की रेखा खींचते हैं यहाँ पे। जब धीरे धीरे समय बढ़ा बाबू, आज 2026 आ गया है, तो ये जो आज 2026 कर रहे हैं कैसे, किसी को तो बेस माने होंगे ना, तब 2026 होगा। इससे अगर पहले जाएगा तो 2025, 24, 23 कहीं ना कहीं जीरो को मिलेगा। तो जब मानव विकास करना शुरू किया, यूरोपीय इतिहास, यूरोप के लोग अपने आप को जो थोड़ा सेंसिटिव समझे कि इतिहास हम ही लिखेंगे और दुनिया को हम अपने हिसाब से ही बताएंगे, और सही बात है इतिहास लेखन का प्रणाली वही सब शुरू किया। साइंस को बढ़ावा तो वही लोग दिया। तो उन्होंने एक बेस लाइन बनाया, और बेस लाइन क्या बनाया? ईसाई थे, ईसा मसीह उन लोग का फेवरेट। तो ईसा मसीह के जहां जन्म हुआ, जिस तिथि को, उसको जीरो ईयर माना गया। ये पहला साल है, जिस साल ईसा मसीह का जन्म हुआ इसको जीरो ईयर माना गया कि भाई ये है जीरो। एक बाद ये पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल, चौथा साल, पांचवा साल, छठा, सातवां, इसी प्रकार से आज के चला 2026 चल रहा है। इसके लिए शब्द आया एडी, एनो डोमनी। एनो डोमनी इसका मतलब होता है कि ईसा मसीह के जन्म के बाद। और इससे पहले अगर कोई गणना करना है, काउंटिंग करना है, तो इसके लिए हम लोग लिखेंगे बाबू क्या? बीसी, बिफोर क्राइस्ट। क्राइस्ट ईसा मसीह को अपने लैंग्वेज में क्राइस्ट कहते हैं, जीसस क्राइस्ट नाम सुने होंगे। तो पीछे वाला को क्या कहा गया? बिफोर क्राइस्ट, मतलब ईसा मसीह के जन्म के पहले। हिंदी में कहते हैं इसको ईसा या तो ईसवी पूर्व, और इसको इसके लिए केवल क्या लिखेंगे बाबू? ईसवी, शॉर्ट में ई दे देगा, ईसा पूर्व। ये चला। अब इसको से लेकर के भाई थोड़ा आदमी को कैलकुलेशन करने में थोड़ा आसान लगा। मान के चलिए कि आज हम करेंगे 2026 है, 25-24 का जाते हैं, यहाँ पे एक जीरो साल हुआ होगा, 1 साल, 2 साल, 3 साल। अब कोई डेट लेकर के आप सबको समझाते हैं कि ईसा पूर्व में और ईसवी में क्या अंतर होता है। जैसे एक डेट लेते हैं हम वैदिक काल के, वैदिक काल। वैदिक काल का टाइमिंग है बाबू 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व, यानी कि 900 साल के इतिहास है। एक और एग्जांपल लेते हैं, गुप्त काल के ले लेते हैं। इसका जो टाइमिंग है 319 ईस्वी से लेकर के 550 ईस्वी। तो देखो ईस्वी में जो डेट है उसमें पहले छोटा डेट है, फिर कौन सा डेट है? बड़ा डेट है। लेकिन अब ईसा पूर्व की बात की जगह तो सबसे पहले आपको मिलेगा बड़ा डेट, फिर कौन मिल रहा है? छोटा डेट मिल रहा है। मतलब यहाँ पे उल्टा हो रहा है। एक ऐसा क्यों? या तो आप ही आपका उम्र पूछेगा कितना साल हुआ है, तो आप पिछला जो आप जन्म हुए थे और आज के बारे में दोनों घटा के बता दीजिएगा। तो पीछे जो बनाएंगे वो छोटा होगा और आज वाला क्या? बड़ा होगा। लेकिन जब ईसा पूर्व होगा तो घटना उल्टा, जैसे देखो 1500 बड़ा, 600 क्या है? छोटा। तो इसको कैसे डील किया जाए? तो पहले इसको समझते हैं गुप्त काल को। गुप्त काल में 319 ईस्वी से लेकर 550 का मतलब है कि मान लेते हैं कि यह 319 और ये ले लेते हैं कितना? 550। ये जो टाइम पीरियड होगा बाबू, इसको किस नाम जाना जाएगा? तो गुप्त काल के नाम जाना जाएगा। अब ईसापुर में क्या समस्या है? देखो 1500 यहां ले लेते हैं, सपोज कीजिए ये 1500 बिफोर क्राइस्ट, और यहां ले लेते हैं 600 बिफोर क्राइस्ट। भले ही संख्या छोटा है लेकिन डेट बड़ा है। 1500 और ये कौन है बाबू? 600, क्योंकि ईसा मसीह के जन्म से कहां की बात है? पीछे की बात है। तो पीछे जाएंगे तो आपको 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस प्रकार से बैक में तो आपको जाना पड़ेगा। यानी कि जितना आप पीछे जाएंगे उतना आपका समय छोटा होता चल जाएगा। जितना इसको से आगे जाएंगे, मतलब इसके बात की जगह, तो जितना इधर आगे जाएंगे समय आपका क्या हो जाएगा? बढ़ते जाएगा। जितना पीछे जाएंगे समय आपका क्या हो जाएगा? घटते जाएगा। तो इसके कारण जो है इसमें उल्टा चलता है। तो थोड़ा सा दिमाग को बैलेंस बनाना है कि अगर आपसे कहे कि बाबू आज से 2000 ईसा पूर्व से बताओ तो कुल कितना समय हुआ,
अगर 2000 ईसा पूर्व है, आज तक बताओ जोड़ के कितना हुआ। तो पहले तुमको एक लाइन खींचना होगा जीरो वाला, और इधर हो गया 2026, और इधर कितना लेना पड़ेगा आपको 2000। टोटल 2000 कितना हो जाएगा, वो 4000 हो जाएगा ना। 4000 कितना हो जाएगा, ये 26। तो अगर 2000 ईसा पूर्व अगर आज से पहले कह दिया, इसका मतलब पूरा डेट कितना होगा, तो कितना लंबा समय हो जाएगा 4026, क्योंकि ईसा मसीह के डेट के बाद हम लोग कितना साल बिता दिए हैं, 2026 साल। तो अगर ईसा मसीह के जन्म का आप कह सकते हैं कि कितना साल हुआ, तो आप एग्जैक्ट कह सकते हैं कि 2000 कितना हुआ है, 26 हुआ। अब उससे पहले जो भी होगा सबको जोड़ते चल जाओ। तो जब हम ईसा पूर्व की बात करेंगे बाबू, तो समझना कि बड़ा डेट से कहां आएगा, वो छोटा की ओर, और आकर के जीरो पर समाप्त होगा, और जीरो के बाद बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो इधर वाला सिंपल लगता है, लेकिन इधर वाला थोड़ा कॉम्प्लेक्स होगा, क्योंकि आगे जो हम लोग प्राचीन काल में पढ़ेंगे तो सारा डेटा, लगभग मैक्सिमम डेटा आपको ईसा पूर्व में ही देखने को मिलेगा। ईसा पूर्व में तो वहां पे तिथि उल्टा भागेगा, 1500 से लेकर 600। तुमको लगेगा कि 600 से लेकर 1500 ठीक है, ये समझ में आता है, लेकिन ये 1500 600 किससे हो गया, तो इस आधार पर होगा। क्योंकि पहले यहाँ मानव विकास हुआ, तो पहले यहाँ पहुंचा, फिर ऐसे करते करते जीरो से जाएगा, और तब जीरो से आगे बढ़ेगा। कोई दिक्कत, तो इस चीज को दिमाग में बैठा के चलना है। अच्छा, यहीं पे कुछ बेसिक बात आपको और बता देते हैं। ये जो जीरो और देख रहे हैं, इसमें कुछ संशोधन किया गया। समय के साथ थोड़ा सा देखो लोग और डेवलप होंगे, और ये जो खास करके जो ईसाई धर्म के प्रवर्तक ईसा मसीह थे, लोग सोचा कि भाई हम बौद्ध हैं, हम हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, हम इनका डेट काहे माने, ये जो बेसलाइन माना अपना देवी देवता के नाम पे, हम इसको क्यों माने। बाद में जाकर के, अब चूंकि तब तक लोग विरोध करना शुरू किया, तब तक ये डेट लगभग हर जगह फैल चुका था, लेकिन फिर भी इसमें संशोधन किया गया, और संशोधन करके इसमें थोड़ा बदलाव किया गया है, और इसको कर दिया गया क्या, एनसीईआरटी पढ़िएगा तो BCE मिलेगा। इसका मतलब होता है बिफोर कॉमन इरा, और इधर पढ़िएगा तो आपको मिलेगा जीरो के बाद BC मिलेगा, सॉरी कॉमन इरा मिलेगा, सी और क्या मिलेगा, ई मिलेगा। इसको पढ़ते हैं क्या, कॉमन इरा। इसको बोलेगा सामान्य काल, सामान्य काल। और ये बिफोर कॉमन इरा, इसका मतलब हो गया कि सामान्य काल से पहले की घटना, बिफोर मतलब पहले होता है। तो यहाँ पे क्राइस्ट साहब यानी कि ईसा मसीह के नाम को हटा करके जो है अब ई वाला डेट का प्रयोग किया जाता है। तो कहीं पे BCE किसका मतलब हो जाएगा, बिफोर कॉमन इरा, और BC है इसका मतलब हो जाएगा बिफोर क्राइस्ट, यानी ईसा पूर्व। अगर कहीं पे ऐसा लिखा हुआ है ईसा पूर्व, तो समझ जाना कि ई वाला डेट को फॉलो किया जा रहा है। लेकिन जो एनसीईआरटी है उसमें संशोधन किया गया, उसके बाद फिर ई नाम आ गया। इसका मतलब बिफोर कॉमन क्या हो जाएगा, इरा, यानी कि सामान्य काल से पहले की घटना, ये हो जाएगा सामान्य काल के बाद की घटना, ये कॉमन या सामान्य काल हो जाएगा। इसको बोलेंगे हम लोग क्या हिंदी में, सामान्य काल। तो फिर तब जाकर चीजें बैलेंस होगा। हालांकि आगे जाकर के बाकी सब धर्म अपना अपना हिसाब से कैलेंडर जारी करेगा। जैसे अगर आप अपना कैलेंडर की बात कीजिएगा, तो नाम सुने होंगे विक्रम संवत के, नाम सुने हैं। उसी प्रकार से मुसलमान जो है हिजरी संवत चलाता है। तो एक हम लोग होता है ना चैत बैसाख जेठ, ये सब होता है, इसको विक्रमी संगत से ही फॉलो करवाया जाता है। तो इसके बाद हम लोग तिथि वाला में उसको डील करेंगे, पढ़ेंगे हम चीजों को। लेकिन जो सर्वमान्य है, जो इतिहास लिखा जाता है, फिजिक्स केमिस्ट्री में जो डेट का प्रयोग किया जाता है, उस डेट का प्रयोग यहीं से किया जाता है। बाकी तो आप लोग जानते हैं कि शताब्दी में कितना साल होता है, कितना साल होता है बाबू, 100 साल। दशक में कितना होता है, बहुत बढ़िया, बहुत कुछ आता है। अगर हम कहते हैं सपोज कीजिए 19वीं सदी, 19वीं सदी का मतलब क्या होता हो, एग्जैक्ट बताओ। 1800 से लेकर के, बिल्कुल सही, 100 साल, 1800 से लेकर के 1899 तक का जो टाइमिंग होगा, उसको हम लोग किस नाम जानेंगे बाबू, 19वीं सदी कहेंगे। समझ पा रहे चीजों को। एक और यहाँ समझाते हैं। अगर हम कहते हैं 20वीं सदी, क्या बोलते हैं बाबू, 20वीं सदी, तो कहां से शुरू होगा, बिल्कुल सही, 1900 से लेकर के 1999। जैसे अभी 2026 चल रहा है ना, तो कौन सा सदी हम लोग जी रहे हैं, 21वीं में जी रहे हैं, यानी कि इसका टाइमिंग क्या होगा, 2000 से लेकर के 2099 तक। अभी 2026 में लोग हैं। 20 से बांटेगा तो इसको बोलते हैं मध्य, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इसको मध्य कहते हैं। यानी कि इसको कहेंगे अभी मध्य कितना होगा, 1950 होगा, यानी 1950 को कहेंगे 20वीं सदी के मध्य। इतिहास में कभी कभी डेट का प्रयोग ऐसा किया जाएगा जो आपको लिखा हुआ नहीं मिलेगा, सीधा कह देगा कि 20वीं सदी के मध्य की घटना है। तो 20वीं सदी के मध्य कहने का मतलब कितना डेट समझना है, 1950। अब इसको देखो, इसको बोलेगा उत्तरार्ध, और इसको क्या बोलेगा बाबू, पूर्वार्ध।
यानी कि मध्य यानी हाफ से पहले का जो 50 साल का टाइम होगा उसको क्या कहेगा? पूर्वार्ध। और इसको क्या बोलेगा? उत्तरार्ध। वर्ड कैसे प्रयोग करेगा? 20वीं सदी के उत्तरार्ध की घटना है, तो आपको दिमाग में क्लिक करना चाहिए। अच्छा 1950 के आगे की बात है, 20वीं सदी के पूर्वार्ध की बात है, तो इसका मतलब क्या समझना है? ई वाला का समझना है। अब देखो इसका एक 10 साल होगा, दो 10 साल होगा, 3 4 5 ऐसा 5 हो जाएगा यहाँ तक ना, 6 7 8 9 10, 10 में 10 होता है। यू इसको बोलेंगे पहला दशक, इसको बोलेंगे दूसरा दशक, इसको बोलेंगे तीसरा, इसको बोलेंगे चौथा। जैसे गांधी जी का जन्म कब हुआ है? 2 अक्टूबर 1869। मृत्यु कब हुआ है वो? 30 अप्रैल नहीं, जनवरी। हाँ ठीक है, 30 जनवरी 1900। अरे ये सब तो कम से कम बढ़िया से पता रखो। क्या अभी तक जो है गांधी जी की जय है, बापू की जय करते आए हैं, कम से कम उनका तो सम्मान तो रखिए। देखो 1869, ठीक है, 69 की बात है, आप सुनो ध्यान से। 1869 के बारे में ऐसा लॉजिक लगा सकते हैं कि इनका जो जन्म है यह 19वीं सदी में हुआ है। बात सही है गलत है? सही बात है। अच्छा 19वीं सदी के उत्तरार्ध में हुआ है, सही बात है, ये भी सही बात है। अच्छा ये भी कह सकता है कि 19वीं सदी के 7वें दशक में हुआ है, ये भी बात सही है। 7वां में 60 से 70 जाएगा ना, 0 से 10 1 हो जाएगा, 10 से 20 2 हो जाएगा, तो इसको 7वां का। अच्छा इसके बारे में क्या कर सकते हैं? 20वीं सदी में इनका मृत्यु हुआ है। अच्छा 20वीं सदी के पूर्वार्ध में हुआ है, या तो ऐसा कर सकते हैं कि 20वीं सदी के माह, तीसरा कि चौथा कि पांचवा? पांचवा। 1940 से 50 पांचवा जाएगा ना, कोई दिक्कत? तो इस तरह के देखो वहां पे वर्ड का प्रयोग किया जाएगा, तो कंफ्यूज नहीं होना है। 20वीं सदी के पहला दशक, दूसरा दशक, तीसरा दशक, चौथा दशक, उत्तरार्ध पूर्वार्ध तमाम तरह की चीज कहेगा, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। तो ई था, आपको जो सामान्य डेट है वो आपको ध्यान रखना चाहिए। तो थोड़ा सा कुछ जो बेसिक बात उसको लिखवा देते हैं। बेसिक बात उसको लिखना नहीं है, यहाँ पे हम जैसे पारते हैं उसे आपको पार लेना है। जितना कलाकारी करना करिए अपना कॉपी पर। ईसा मसीह का जन्म 25 दिसंबर को हुआ था। नहीं आप लोग जानते ऐसा, वो 25 दिसंबर को मनाया जाता है क्रिसमस डे। हाँ हाँ क्रिसमस डे नहीं जानते आप लोग? सेंटा क्लॉज जो आते हैं अपना झोला लेकर के, लोग भी इस मानता है। खैर जो भी रहे उससे समझो, ऐसे ही खाली मत हल्ला करो। 25 दिसंबर इसको मानेंगे बाबू क्या हम लोग? 0 ईयर। जो भी हिसाब से आपने काउंटिंग किया होगा, डेट वगैरह मिलाता होगा, 25 26 1 2 3 4 ऐसे करके गणना की विधि पहले से चलते आ रहा था, लेकिन एक बेस ईयर नहीं मिल पा रहा था। हालांकि वो भी डेट में गलती है, 3 साल गूगल की जगह तो आप पीछे बताता है, 0 नहीं 3 साल और पीछे बताता है, लेकिन हम लोग उतना विवाद में नहीं जाना है। तो पहले के लोग ग्रह नक्षत्र से तुलना की 28 दिन 30 दिन का ये सब जानते थे, लेकिन एक डेट नहीं मिल पा रहा था, तो डेट के लिए इनको रखा गया। इनका जन्म से पहले भी तो डेट उठ करते थे, लेकिन एक डेट ऐसा मतलब कि कोई इतिहास में घटना उसको याद किया जा सके। लिखिए बनाते चलिए साथ में जी। पढ़ लीजिए ना हो।
चलिए, यहाँ संशोधन होगा। आज लिखे हैं। हो गया। हाँ, संशोधन किया गया इसमें, तो इस डेट को BCE भी लिखेगा। अभी भी राइटर आर के BC ईस्वी ईसा पूर्व और ईस्वी का ही प्रयोग करते हैं। हो गया। तुम लोग हो गया। शताब्दी या तो शतक में कितना साल होता है बाबू? जैसे अगर हम कहते हैं 20वीं शताब्दी, इसका मतलब कहाँ से कहाँ तक? 1900 से लेकर के कहाँ तक बाबू? हाँ, 20वीं सदी, सदी भी कह सकते हैं। तो इसको भी लिख लीजिए। दशक ऐसे को डेक कहते हैं, 10 साल। तो एक शताब्दी में कितना दशक होगा? हो 10 गो, 10 दां को 100। ये हो जाएगा पहला दशक, दूसरा दशक, ये हो जाएगा आपका तीसरा दशक, चौथा दशक, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां। पूर्वार्ध
मध्य से डिसाइड होगा। पचास साल का ही, 50 वर्ष का ही। लिख लिए होंगे। चलो देखो, मोटा मोटा 19वीं शताब्दी कहने का मतलब 1800 से कोई 1900 से भी कहा देता है। टेक्निकली गलत है, लेकिन फिर भी अगर आप एकदम कहे इन फ्यूचर तो ज्यादा कंफ्यूजन नहीं होना है। लेकिन एकदम टेक्निकली सही तो 1800 से लेकर कहाँ तक, 1899 तक। एक साल तो यही ले लेगा ना, 0 से 1 होने में। अगला टॉपिक देखिए, तिथि अंकन आपका हो गया। तो तिथि अंकन में हम लोग जाने कि ईस्वी क्या होता है, ईसा पूर्व क्या होता है, दशक में क्या होता है, शताब्दी में क्या होता है। उसके बाद एक टॉपिक और पढ़ लेते हैं, काल विभाजन है ना। अच्छा, इसमें एक चीज और पढ़ लेते हैं, इतिहास में तिथि अंकन। कार्बन तिथि अंकन विधि, इसको कार्बन डेटिंग मेथड भी कहते हैं, और भी इसका नाम है C14 विधि भी कहते हैं, या तो फिर रेडियो कार्बन तिथि अंकन विधि भी इसको कहा जाता है। सब एक ही बात है। सुनो, अब हम लोग ये जानने का प्रयास कर रहे हैं कि कोई भी कंकाल मिला, कोई भी जीवाश्म मिला तो वो कितना पुराना है, इसके लिए क्या व्यवस्था हमारे पास है। उसके लिए व्यवस्था है, उसके लिए जिस विधि का प्रयोग करते हैं बाबू, उस विधि का नाम क्या है, कार्बन तिथि अंकन विधि, या तो कार्बन इंग्लिश में डेटिंग मेथड, कभी इंग्लिश भी दे देता है, वो कंफ्यूजन नहीं होना, या तो कार्बन 14। क्या होता है, कैसे इसको से निकालते हैं, कैसे गणना किया जाता है, आइए उसको समझते हैं। एकदम ध्यान से सुनना। देखो, इसके लिए पहले आपको समझना पड़ेगा रेडियो एक्टिवता। रेडियो एक्टिविटी, रेडियो एक्टिव, ये सही है। रेडियो एक्टिव, हिंदी में कहते हैं रेडियो एक्टिविता। क्या होता है रेडियो एक्टिविता? यदि कोई पदार्थ है बाबू और इसको से स्वतः रेडिएशन की मात्रा निकल रहा है, रेडिएशन इसमें लगातार जो है विकिरण निकल रहा है, तो उस पदार्थ को हम लोग क्या कहेंगे, रेडियो एक्टिविता कहेंगे। यदि कोई पदार्थ से स्वतः विकिरण अर्थात रेडिएशन की घटना होती हो तो उस पदार्थ को क्या हम लोग कहते हैं बाबू, रेडियो एक्टिविता कहते हैं। अब रेडियो एक्टिविता में जैसे कोई पदार्थ है, इसको से अल्फा कण उत्सर्जित हो सकता है, बीटा कण उत्सर्जित हो सकता है, गामा कण उत्सर्जित हो सकता है। इसके मूल प्रकृति है अल्फा बीटा और गामा, वही अल्फा प्लस जैसा नेचर करेगा, माइनस से करेगा, बिल्कुल न्यूट्रल रहेगा।
तो जिस पदार्थ से अल्फा बीटा गामा किरण उत्सर्जित होती रहती हो उसको भी आप क्या कहेगा, रेडियो एक्टिविटी। या तो सीधा कहो ना कि तीनों निकल रहा है, एक लाइन में बोल दो कि यहाँ से क्या निकल रहा है, विकिरण निकल रहा है, जिसको आप रेडिएशन कहते हैं। जैसा आप लोग कहते हैं ना कि टावर के पास मत रहिए, वहां से रेडिएशन निकलता है, मोबाइल से दूर रहो, रेडिएशन निकलता है। रेडिएशन कहने का मतलब उसमें से अल्फा बीटा और गामा किरणें उत्सर्जित हो रही है। इसको से क्या मतलब है, देखो प्रकृति में तत्व पाए जाते हैं। अब चूंकि तुम लोग का साइंस का भी टीचर हम ही है, तो यह हमारा ही क्षेत्र में आएगा कि आपको इस सारा चीज बताया जाए। तत्व को विषय के अनुसार कई भाग बांटते हैं। जैसे तत्व को हम लोग धातु में बांटते हैं, शुद्ध अशुद्ध में बांटते हैं। यहाँ पे जो हम लोग को समझने के लिए से समझना है, तत्व दो प्रकार के, एक होगा सामान्य तत्व और दूसरा होगा बाबू रेडियो एक्टिव तत्व। इसका एग्जांपल कार्बन 12, नीचे परमाणु संख्या होता है, ऊपर परमाणु भार होता है। और एक और कार्बन है सी, क्या है बाबू, 40, C14। दोनों कार्बन ही है। ये सामान्य तत्व यानी कार्बन का, और ये जो है रेडियो एक्टिव तत्व है कार्बन का। इसकी खासियत क्या है कि अगर आप इसको कितना लंबे से छोड़ दीजिएगा बाबू, तो अगर ये 100% था तो 10 साल 20 साल 50 साल के बाद भी कितना रहेगा, 100% रहेगा। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता है। इसमें अगर आप 10 20 50 साल छोड़ दीजिएगा तो इसमें इसका जो मात्रा होगा उसमें क्या आएगा बाबू, कमी। कमी क्यों आता है, क्योंकि इसमें से अल्फा बीटा गामा किरण क्या होती है, उत्सर्जित होती है। इसका जो द्रव्यमान होता है उसमें लगातार लॉस होता है, जिस कारण ये क्या होता है, क्षय होता है, इसको इसमें कमी होता है। और यही प्रोसेस है। तो अगर हम आप एक जीवाश्म को लेते हैं, जीवाश्म में कोई आदमी हो सकता है, कोई पेड़ हो सकता है, क्योंकि कार्बन डेटिंग से जीवाश्म का ही आयु का निर्धारण किया जाता है। अब मान के चलो, सपोज कीजिए कि यहाँ पे कोई पदार्थ है, कोई जीवाश्म है, यहाँ से अल्फा बीटा गामा किरण उत्सर्जित हो रही है। सपोज कीजिए कोई समय काल में ये 100% यहाँ अमाउंट में था, 100%। समय बीतेगा बाबू, समय बीतने के बाद कुछ समय के बाद देखा गया कि इसमें चूंकि उत्सर्जन लगातार होते जा रहा है, तो इसका जो द्रव्यमान है, इसका जो मात्रा है, उसमें कमी आएगा। और कुछ समय के बाद घट के कितना हो जाएगा बाबू, 50%। ये जो टाइम होगा इसको बोलेंगे इस पदार्थ का अर्ध आयु काल, हाफ लाइफ पीरियड कहते हैं इसको। मतलब यह पदार्थ अपने आधा आयु को पूरा कर चुका है। तो यहाँ पे वो कॉन्सेप्ट आएगा, अर्ध आयु काल क्या होता है, यानी वह निश्चित समय जिसमें कोई भी रेडियो एक्टिव पदार्थ अपने मूल मात्रा का आधा हो जाता हो, उस टाइमिंग को, उस टाइम पीरियड को हम लोग क्या कहेंगे बाबू, अर्ध आयु काल कहेंगे। इस सिंपल सा परिभाषा है। कार्बन बहुत सा ऐसा है, लैंथेनाइट, एक्टिनाइट, तो पूरा रेडियो एक्टिव ही है, वहां से लगातार निक्षय होते रहता है। और प्रकृति में 92 को तत्व है। 92 के बाद जितना 118 को पढ़ते हैं सबको लैब में बनाया गया है, जिसको आप ट्रांस यूरेनियम कहते हैं। 92 में यूरेनियम है, यूरेनियम के बाद से ही समय बीटा से उत्सर्जन करवा करके, बमबारी करवा करके वह उसको बाहर निकाला जाता है। तो बाकी जितना 118 को है सबको निर्माण किया गया है, बनाया गया लैब में, वो सब कृत्रिम है। तो अर्ध आयु काल आप समझ चुके होंगे कि अगर कोई रेडियो, ध्यान रखना रेडियो एक्टिव का ही होता है, नहीं तो अगर सामान्य सा कार्बन है बाबू, इसको कर लीजिएगा तो इसमें आपको घटना नहीं देखने को मिलेगा, कहीं तक तो रखिए उसको, वही मिलेगा आपको। अभी कार्बन डेटिंग से पता कैसे चलता है, तो कार्बन डेटिंग से पता किसको लगाते हैं बाबू, जीवाश्म। जीवाश्म में या तो कोई मानव हो, जानवर हो, या तो कोई पेड़ पौधा हो। इसके निर्माण में, इसका वृद्धि में, इसके पोषण में कार्बन की बहुत ज्यादा भूमिका होती है। जैसे अगर मानव है बाबू तो ग्लूकोज की आवश्यकता होगा, कार्बोहाइड्रेट चाहिए आपको, प्रोटीन चाहिए, वसा चाहिए, सब में कार्बन की मात्रा है। पेड़ पौधा है उसको कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, ग्लूकोज बनाता है, वहां भी कार्बन की मात्रा है। उसके बॉडी में जो है कार्बन का एक विशेष भूमिका होता है, या तो मानव हो, कोई भी जीवाश्म हो। अब सपोज कीजिए बाबू कि ये कोई मानव था, बहुत पुराना था, मरा, मरने के बाद जो है मृत्यु हुआ। यहां ले लेते हैं, डेथ किया। अब लम्स में 1000 साल 2000 साल इसका कंकाल जो है अभी भी है, ऊपर का जो मांसपेशी गल चुका है, इसका जो हड्डी है वो बचा हुआ है। हड्डी पे लगातार परत परत जमता गया। अब 1000-2000 साल के बाद जब मानव एक्टिव हुआ तब खुदाई करना शुरू किया तो वहां पे वो मानव का कंकाल मिला। अब इस कंकाल को क्या करेगा, आज के डेट के हिसाब से वो क्या करेगा, इस कंकाल को
यही प्रोसेस का प्रयोग करेगा। इसमें दोनों चीज होगा, C612 और C6 और क्या होगा बाबू 40, दोनों चीज होगा। इसके मात्रा को काउंट करेगा, मान के चलिए कि 100% है, और फिर ये जो अभी जो मिला है इस बीच में 1000 साल 2000 साल हो सकता है, अभी इसको चेक करेगा तो ये भी कार्बन C12 जो होगा ये अभी भी मात्र कितना होगा बाबू 100%। लेकिन चूंकि इसके बॉडी में कार्बन का एक रेडियो एक्टिव पार्ट भी मौजूद था, ये क्षय होगा समय के साथ। अभी मान के चलिए ये जो C6 और 12 है ये मात्र कितना बच गया बाबू 50%, यानी कि ये जो डेड बॉडी है यह अपने आधे उम्र को बिता चुका है। अब आपको ये पता लगे कि कार्बन कितना समय में अपना आधा क्षय कर लेता है, तो उसका आंसर है 5730 वर्ष। मतलब कि अगर कोई भी कार्बन का रेडियो एक्टिव पार्ट्स है उसका आधा क्षय होने में कितना टाइम लगाता है बाबू 5730 साल। तो अगर मान चले कि ये वाला पार्ट अगर 50% बच गया है तो आप उस बॉडी के बारे में कह सकते हैं कि बॉडी कितना पुराना है 5730। सपोज कीजिए कि इससे भी कम निकला, 25% निकला, इसका मतलब है कि 5730 गुने कितना करना पड़ेगा तुमको 2, इसका भी आधा निकला तो फिर कितना करना पड़ेगा तुमको 3। इस प्रकार से कैलकुलेशन किया जाता है कि कोई भी जीवाश्म मिलेगा तो उसमें से कार्बन जो डेटिंग का प्रयोग किया जाएगा जिसमें कार्बन का समस्थानिक, अच्छा समस्थानिक को वर्ड यहाँ पे आ रहा है, बार बार बता तुमको, देखो वैसे तत्व जिसका परमाणु संख्या समान लेके परमाणु भार अलग हो उसको समस्थानिक कहते हैं, आइसोटोप्स कहते हैं, ठीक है। जिसमें परमाणु जो भार होता है वो अलग होता है, परमाणु संख्या क्या होते हैं, जवाब उधर समान होते हैं, ठीक है। तो कार्बन डेटिंग में अब देखो कार्बन 14 ही क्यों किया जाता है, क्योंकि कार्बन से जब पता करते हैं बाबू तो उसमें कार्बन 14 का ही मात्रा को गेन किया जाता है, चेक किया जाता है कि कितना था। बॉडी का ई फिक्स रहता है कि 100% था, यही से पता लगता है कि कितना था, ये 100 होता है, भी यहाँ पे 100 होता है और इसकी मात्रा यहाँ पे कम जाता है, और जितना हिसाब से कम होगा उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेशन बैठा दिया जाता है। तो आपको कार्बन का हाफ लाइफ पीरियड याद है 5700 कितना 30। हालांकि पुराना एनसीईआरटी में 5558 लिखा हुआ है, 1980 का जो छापा है अगर पहले वाला, लेकिन इसमें संशोधन किया गया है और संशोधन के बाद जो है अब जो सब मान्य किया है 5700 कितना 30 मान के, तो आपको भी याद करना है 5700 कितना 30। तो अब जितना पुराना हो, 1000 साल पुराना हो, 2000 साल पुराना हो, 5 लाख साल पुराना हो, यही प्रोसेस को अपनाया जाएगा। अगर पूरे तरीका से कंप्लीट अगर खत्म हो जाएगा ये पूरे तरीका से, तब वहां पर ही आप कह सकते हैं कि विज्ञान फिर थोड़ा स्थायी हो जाएगा, क्योंकि कार्बन 14 का कुछ मात्रा होना चाहिए। तो ये सब जो भूगोलवेत्ता है उस सब का काम है, हम लोग को इतना डेप में नहीं जाना, लेकिन हाँ कैसे निकाला जाता है कार्बन डेटिंग मेथड, आपसे यही पूछेगा व्यक्ति। आपके एग्जाम तक क्या पूछा, ये पूछा है कि जीवाश्म के आयु का निर्धारण करने के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का प्रयोग करते हैं, या तो कार्बन के किस समस्थानिक का प्रयोग करते हैं, तो कार्बन का क्या बता देना होगा 14, ठीक है। बाकी जो इसमें और ज्यादा पड़ता है तो और भी समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है, लेकिन उतना लोग नहीं जाना है, कार्बन 14 सबसे ज्यादा है। तो अब इसको लिख लीजिए, हेडिंग लगाइए पहले, कार्बन तिथि अंकन विधि। कार्बन तिथि अंकन विधि, इसका और भी नाम है कार्बन 14 मेथड, रेडियो कार्बन तिथि अंकन विधि, सब उसी का नाम है। इसमें पहले हम लोग पहला टॉपिक बनाएंगे रेडियो एक्टिव, इंग्लिश में रेडियो एक्टिव, हिंदी में रेडियो एक्टिविता। यहाँ पे VITY कर देना, एक्टिविटी होता है। पदार्थ में लगा देना, डैश करके लिखो। लिखिए, वैसा पदार्थ या तत्व वैसा पदार्थ या तत्व जिससे स्वतः विकिरण, ब्रैकेट में रेडिएशन, की घटना होती हो।
ब्रैकेट में अल्फा बीटा गामा भी लिख सकता है, क्योंकि विकिरण में उत्सर्जन बाहर होगा बाबू, उसमें अल्फा बीटा गामा ही बाहर निकलता है। हो गया। नेक्स्ट लिखना अर्ध आयु काल, इसको पहले डिफाइन कर लेते हैं। अगला अगला ऐसा ही बना लो ना स्टार्ट। अर्ध आयु काल, हाल्फ लाइफ पीरियड, डैश करो उसमें लिखो, लिखिए वैसा निश्चित समय काल वैसा निश्चित समय काल जिसमें कोई रेडियो एक्टिव, इनमें इसको रेडियो सक्रिय भी कहते हैं, रेडियो एक्टिव पदार्थ अपने मूल मात्रा का 50% ब्रैकेट में आधा मात्रा उत्सर्जित कर देता हो उस निश्चित समय काल को उस पदार्थ का अर्ध आयु काल कहलाता है। उस पदार्थ का अर्ध आयु काल कहलाता है। हो गया। नीचे से स्टार देख लिखना। रेडियो, नीचे से स्टार देख लिखना, रेडियो एक्टिव कार्बन, रेडियो एक्टिव कार्बन ब्रैकेट में C14 कार्बन का अर्ध आयु काल, रेडियो एक्टिव कार्बन ब्रैकेट में C14 ब्रैकेट बंद का अर्ध आयु काल 5730 वर्ष होता है। 5730 वर्ष होता है। हो गया। तो एग्जाम्पल कल लिखवा देते हैं क्या, टाइम आपका हो गया आज। तो अब क्या बच गया है, केवल काल विभाजन, सभ्यता संस्कृति और विरासत को समझाना है। तो कल इसको लिखवा देते हैं एग्जाम्पल को।